हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। दोस्तों, ये हमारी 7वीं क्लास है। जैसा कि हम 6वीं क्लास में बताए थे कि 7वीं क्लास हमारी प्रतिरोध पे होगी और हम प्रतिरोध पे ही इस पे बात करेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को समझें इससे पहले प्रतिरोध को समझें इससे पहले जो है हमें समझना चाहिए ओम का नियम। ओम का नियम, क्योंकि ओम ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यानी कि जी एस ओम वैज्ञानिक जी थे जो जिन्होंने सबसे पहले हमें धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में एक संबंध स्थापित किया। और वहीं से जो है हम समझे कि हाँ, जो है परिपथ में वोल्टेज, धारा के अलावा प्रतिरोध भी होता है। तो देखिए, पहले हम ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ा देंगे जिससे इसी वीडियो में हमारा प्रतिरोध पूरा हो जाए। ओम का नियम क्या है? जी.एस. ओम जी ने यह बताया कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं या प्राकृतिक अवस्थाएं स्थिर हों, भौतिक या प्राकृतिक अवस्थाएं स्थिर हों। देखिए, यदि किसी पदार्थ की भौतिक या प्राकृतिक अवस्था, किसी पदार्थ की भौतिक या प्राकृतिक अवस्थाएं, ओम महोदय ने यह नियम बताया कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक या प्राकृतिक अवस्थाएं जैसे क्या क्या होती हैं, पहले ये समझ लें कि भौतिक अवस्थाएं होती क्या हैं। भौतिक का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति के द्वारा निर्भर की जाती हैं, जो प्रकृति के नियंत्रण में होती हैं, उसे हम भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। जैसे क्या क्या हैं? ताप, दाब और मौसम। ये सब क्या है? ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अगर ये अवस्थाएं जो हैं स्थिर रखी जाएं, जैसे कि किसी कमरे का तापमान ना बढ़ने पाए, किसी चालक पे दाब ना बढ़ने पाए, मौसम में परिवर्तन ना होने पाए, अगर ड्राई है तो ड्राई रहे, शुष्क मतलब अगर नरम है तो नरम रहे, अगर ये सब स्थिर रखा जाए तब किसी परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज भी उसमें, यानी कि किसमें? परिपथ में। वोल्टेज भी परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध I तथा जब वोल्टेज प्रवाहित होगी तो करंट भी प्रवाहित होगी, तथा प्रवाहित करंट के गुणन में होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि प्राकृतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, मौसम समान हो, तब किसी परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज भी, यानी कि जो वोल्ट हम प्रवाहित करेंगे भी वोल्टेज, उसमें उत्पन्न प्रतिरोध यानी कि उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, क्योंकि हर पदार्थ का ये प्राकृतिक स्वभाव है, हमारा, आपका, कंडक्टर का, चाहे जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, हर एक पदार्थ का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करेगा। तो वही चीज़ यहाँ होता है, परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध यानी कि जब धारा प्रवाहित करेगी तो विरोध करेगा। I प्रतिरोध R होगा, उत्पन्न प्रतिरोध R तथा प्रवाहित करंट यानी कि I
के गुणन में होंगे, अर्थात धारा और प्रतिरोध आपस में गुणन में होंगे। गुणन का मतलब ये हुआ, चाहे ऐसा कहें गुणन में होंगे, चाहे कहें गुणनफल में होंगे, बात एक ही होगी। तो हम इसे कहते हैं गुणन में होंगे। देखिए अब कैसे उन्होंने कैसा नियम बनाया था, उन्होंने बताया कि V प्रपोर्शनल I, अर्थात यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं सब सामान्य हो तो V प्रपोर्शनल I होगा। फिर जिस परिपथ में प्रवाहित किया जाएगा उसमें एक नियतांक प्रतिरोध होगा, जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि सब चीज़ें स्थिर हैं तो वह प्रतिरोध भी स्थिर होगा। इसलिए वहाँ पे इसे हम V बटे I, और जो प्रपोर्शनल था इसे हम यहाँ नियतांक लगा देंगे, नियतांक। अब चूंकि यहाँ नियतांक क्या है, क्या चीज़ स्थिर है, तो जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, वोल्टेज प्रवाहित करेंगे और मौसम सब चीज़ स्थिर होगा तो प्रतिरोध स्थिर होगा। यानी कि R कांस्टेंट को K से दिखाते हैं या C से दिखाएं, कांस्टेंट को K से दिखाएंगे लेकिन नियतांक इसका R होगा। तो ये हो जाएगा V अपान I बराबर R, फिर इसी को जो है कन्वर्ट कर दिया गया, V बराबर I R। इस हिसाब से ओम का नियम तैयार हुआ। तो ये एक त्रिकोण बनता है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे V होता है, यहाँ I होता है, यहाँ R होता है। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो हम उसी को छिपा लें, बची शेष चीज़ें अपने आप निकल जाती हैं। जैसे हमें V की आवश्यकता है तो हम V बराबर लिख लें और V को छिपा लें तो I R मिल जाएगा। ऐसे हमें I की आवश्यकता है तो I छिपा लें तो R अपान V मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें R की आवश्यकता है तो R छिपा लें तो I, गलत हो गया, रुकिए, ऐसे होगा, V छिप लेंगे तो I R, I ले लेंगे तो V अपान R, और अगर R ले लेंगे तो V अपान I, इस तरीके से मिल जाएगा। ये तीनों सूत्र हैं, एक वोल्टेज दिखाएगी, दूसरा करंट दिखाएगी और तीसरा प्रतिरोध। अर्थात ओम जी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तीनों में संबंध स्थापित किया, वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा में। तो उन्होंने बताया कि ताप दाब स्थिर है तो परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज, उसमें उत्पन्न प्रतिरोध R तथा उसमें प्रवाहित धारा I के गुणन में होंगे। इस हिसाब से यहाँ पे R को नियतांक क्यों किया गया, क्योंकि जब सब चीज़ स्थिर होगा तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो भी स्थिर होगा, वो कभी बढ़े या घटेगा नहीं। देखिए अब प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है या प्रतिरोध का नियम क्या है। तो पहले तो हम प्रतिरोध समझ लें। देखिए प्रतिरोध समझ लें तो अभी जो लाइन आपको बताई गई थी वही सेम है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक प्रकार का अवरोध है या विरोध है जो हर पदार्थ में पाया जाता है, जो अपने में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि स्वयं में हो रहे परिवर्तन का विरोध करना ही प्रतिरोध है। दूसरी भाषा में अगर कहना चाहें प्रतिरोध क्या है कि धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करना। जैसे धारा का प्रवाह होना है, जैसे क्लास 5 में एग्जाम्पल दिए थे कि यहाँ से वोल्टेज को आना है, यहाँ पे जो है कचरा या कूड़े भरे गए हैं, घास फूस भरी गई है, तो जब ये आएगा, वोल्टेज आएगा, तो पहले ये कूड़ा कचरा इनको अवरुद्ध करेंगे, इनको रोकेंगे। अगर इनका प्रवाह यानी कि इनकी ताकत अगर इनके प्रवाह से ज़्यादा हो गई तब ये नहीं बह पाएंगे। अगर इसका बहाव इनके रोकने की क्षमता से ज़्यादा हो गया तब ये प्रवाहित हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी होता है, हर पदार्थ का, हर
चीज़ का नेचर है कि वो विरोध करता है। जैसे हमारे शरीर की ही है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती हैं, जब वो ज़्यादा होती हैं तो बाहरी रोगें जो होती हैं वो आक्रमण करती रहती हैं, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बाहरी रोगें हमारे ऊपर आक्रमण कर देती हैं। तो वैसे यहाँ पे है प्रतिरोध। ठीक, अब प्रतिरोध की निर्भरता क्या है? अगर दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें कि धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बस यही बहुत है। उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से दिखाते हैं। प्रतिरोध को R से दिखाते हैं। जैसा कि बताए थे कि राशि 2 होगी, मतलब राशि के 2 प्रतीक होंगे, तो प्रतिरोध का प्रतीक R है, लेकिन प्रतिरोध को मापने का प्रतीक ओम है। क्यों है? देखिए ओम क्यों है? क्योंकि ओम महोदय ने ही इन तीनों में संबंध स्थापित किया था। तो यानी कि प्रतिरोध का प्रतीक R और मात्रक का प्रतीक ओम है, इस तरीके से। अब ओम क्या है, इसका प्रतीक कैसे बनाया गया? इस तरीके से है, ये ओम है। अब आइए प्रतिरोध की निर्भरता, इसको मिटा दे रहे हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, देखिए प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, अर्थात प्रतिरोध के मानक क्या हैं, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता अर्थात प्रतिरोध के नियम। तो प्रतिरोध मुख्य रूप से 4 बातों पे निर्भर करता है। कितनी बातों पे? 4 बातों पे। 4 बातों पे निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है? देखिए नंबर 1 क्या है, यहाँ से दिखा दें। नंबर 1 क्या है कि R प्रोपोर्शनल L। दूसरा क्या है कि R प्रोपोर्शनल 1/A। तीसरा क्या है कि R प्रोपोर्शनल T। और चौथा क्या है, R प्रोपोर्शनल पदार्थ की गुणवत्ता या किस्म, कि किस प्रकार का पदार्थ है, किस प्रकार की किस्म है। तो देखिए R प्रोपोर्शनल L का मतलब क्या हुआ कि R अनुक्रमानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती L, अर्थात R बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब लंबाई बढ़ेगी, या लंबाई जब बढ़ेगी तो R बढ़ेगा। देखिए कैसे, अगर लंबाई इतनी है तो प्रतिरोध यहीं तक लगेगा। अगर यही लंबाई इतनी ले जा रहे हैं तो इसके अंदर भी तो वही स्वाभाविक गुण आएगा कि अपने का विरोध करेगा। तो हम स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि धारा, मतलब कि अगर चालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि चालक की लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है, चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि जैसे पहले इतना लंबा चालक था तो प्रतिरोध कुछ लगा, अब इसी का अगर दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक का लगेगा। तो लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा क्या है, R प्रोपोर्शनल L। देखिए ए जो है ये कटास क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल
कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब क्या है, गोलाकार, इस तरीके का। अर्थात जो कंडक्टर होता है वो ऐसे तो होता है गोलाकार। और यल क्या है, यल फाल लंबाई। तो देखिए यहाँ पे बता देंगे अभी कि चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये मोटाई, यानी कि यहाँ पे हम क्षेत्रफल के आगे कटाक्ष क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख सकते हैं मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं कि बटा एक में है, ये बटा एक यहाँ है, ये बटा एक यहाँ है। देखिए एक दूसरे के उल्टे में है, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष थे, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष थे। तो एक की लंबाई बढ़ी, दूसरे की एक की लंबाई बढ़ेगी, अगर यल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो यल बढ़ेगा। इसमें दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विरोधाभासी हैं। अगर आर को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हम समझेंगे कैसे कि जैसे पहले इतने पतले तार में जो है धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा घर्षण करके जाएंगे, उन्हें संघर्ष करके जाना पड़ेगा। जैसे कि ये कह दिया जाए कि एक नाली में से 100 भेड़ियों को कूदा दिया जाए तो वो या तो तर ऊपर होके जाएंगी या तो घर्षण होके जाएंगी। और वही चीज़ यहाँ इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा बढ़ा दिया जाए, मोटाई बढ़ा दी जाए तो एक लाइन में 5 लोग चले जाएं इस तरीके से, तो इनका प्रतिरोध कम होगा, इनका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा समय लगेगी, इसमें कम समय लगेगा धारा के प्रवाह होने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि तारों की मोटाई जब बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होके बह जाएंगे, घर्षण उनको कम करना पड़ेगा। और जो पतला तार होगा उसमें घर्षण ज़्यादा करनी पड़ेगी। तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा होता है कि आर प्रपोर्शनलिटी। आर प्रपोर्शनलिटी का मतलब क्या, जब ओम का नियम पढ़े थे तो यहाँ सब चीज़ स्थिर था, तो यहाँ भी अगर टी स्थिर रहेगा तो आर स्थिर रहेगा, अगर टी स्थिर नहीं रहेगा तो आर स्थिर नहीं रहेगा। अर्थात तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटने पर प्रतिरोध घटेगा। ये किसके लिए होगा, चालक के लिए। अपवाद क्या है कि अर्धचालक, अर्धचालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। यहाँ पे अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक में तापमान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। इसलिए उसे माइनस टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं और चालकों को प्लस कॉफिशिएंट कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, अभी आगे लिख देंगे। आर प्रपोर्शनल पदार्थ की किस्म, अर्थात पदार्थ की गुणवत्ता भी निर्भर करती है कि आप किस पदार्थ में धारा का प्रवाह कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में कर रहे हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तांबे में करेंगे तो प्रतिरोध उससे कम होगा, चांदी में करेंगे तो सबसे कम होगा, इस तरीके से। और आप अगर इंसुलेटर में कर दें तो धारा का प्रवाह हो ही नहीं पाएगा। तो ये निर्भर करता है पदार्थ की किस्म पर कि किस प्रकार के पदार्थ, यानी कि जब पदार्थ की गुणवत्ता या किस्म बात आती है तो वहाँ पे प्रतिरोधकता लग जाती है, प्रतिरोधकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर प्रपोर्शनल पदार्थ की गुणवत्ता, यानी कि पदार्थ की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा या पदार्थ की किस्म पर निर्भर करेगा या प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा या विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज़ है, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ें जो हैं आर के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो इस हिसाब से एक फाइनल सूत्र बनता है कि आर प्रपोर्शनल यल पहले के हिसाब से, दूसरे के हिसाब से कि
आर प्रपोजनल 1/A, तो इन दोनों को एक कर देते हैं। तो आर प्रपोजनल यानी कि आर बराबर यल और फिर आर बराबर 1/A, तो इसको जब इकट्ठा करेंगे तो आर बराबर L/A, यानी कि आर प्रपोजनल L/A। यहाँ पे हम सब पे प्रपोजनल लगा देंगे, तो आर प्रपोजनल L/A, यानी कि ए को अगर अलग करेंगे तो आर प्रपोजनल 1/A मिल जाएगा और L मिल जाएगा। ये फाइनल सूत्र बन जाता है कि आर प्रपोजनल L/A। और इसमें टेम्परेचर महत्व रखता है, पदार्थ की किस्म महत्व रखती है। और एक चीज़ आता है इसमें विशिष्ट प्रतिरोध या मतलब प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है कि प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की किस्म को निर्भर करती है कि किस प्रकार का पदार्थ है। जितनी अच्छी प्रतिरोधकता का पदार्थ होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अच्छा होगा। प्रतिरोधकता कम होगी, पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारी अगली क्लास जो है क्लास 8 चलेगी। उस पे जो है अब हम वोल्टेज पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, प्रतिरोध पढ़ लिए, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हमें कंडक्टर पढ़ना होगा, क्योंकि हमें अब धारा का प्रवाह करना है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हमारी अगली क्लास में चलेगी।